हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफर्ट्स। आई होप एग्जाम्स के लिए आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। एंड ट्रस्ट मी, मैंने भी बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारी कर रखी है। मतलब तैयारी चली रही है मेरी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना हो सके आपको उतने टॉपिक्स पढ़ा दूँ जल्दी जल्दी, ताकि भले आप नोट्स ना बना पाएँ लेकिन एटलीस्ट आप वीडियो भी सुन लेंगे या देख लेंगे तो कंसेप्ट आपके माइंड में तो रहेगा ही। और ज़रूरी नहीं कि आपको सारे आंसर्स आते हों। ज़रूरी ये है कि आपको हर कंसेप्ट के बारे में कुछ ना कुछ तो पता होना ही चाहिए। एटलीस्ट थोड़ा हिंट भी अगर आपके माइंड में है ना कंसेप्ट से रिलेटेड, तो भी आप आंसर अपने आप फ्रेम करके लिख लेंगे। तो थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए आज का वीडियो पेपर कोड एडू बीएड 110 110 का, यानी प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के सिद्धांत और प्रणाली। इसका यूनिट 2 हम कर रहे थे। काफ़ी इसमें लंबे लंबे टॉपिक्स थे जिसकी वजह से मुझे सारे वीडियो सेपरेटली बनाने पड़े, और ये इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है आज का। तो यूनिट 2 टीचिंग एज अ कम्युनिकेशन प्रोसेस, एक संचार प्रक्रिया के रूप में शिक्षण, इसका ये लास्ट टॉपिक है। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण की क्रमादेशित निर्देश विधि। और इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स है यूनिट 2 में वो सारे हम पढ़ चुके हैं। उन सारे वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मतलब मैंने प्लेलिस्ट के फॉर्म में लिंक्स डाली हैं, तो आप जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं पूरी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। इसमें आपका कोई पैसा नहीं जा रहा, मेरा थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा, तो प्लीज़। और तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए अब वीडियो को स्टार्ट किया जाए। So the topics which we are going to cover in this video are programmed instruction method of teaching, concept and meaning, यानी क्रमादेशित निर्देश शिक्षण की विधि, उसकी संकल्पना और अर्थ। स्टेप्स ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, क्रमादेशित निर्देश के चरण। असम्पशंस ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, क्रमादेशित निर्देश की मान्यताएं। टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, लीनियर, ब्रांचिंग एंड मैथेटिक। क्रमादेशित निर्देश के प्रकार, रैखिक, शाखाबद्ध और गणितीय। स्टेप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, assumptions एंड लिमिटेशंस ऑफ लीनियर, ब्रांचिंग एंड मैथेटिक प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। यानी ये जो तीनों टाइप्स हैं, यानी रैखिक, शाखाबद्ध और गणितीय, इन तीनों के चरण, विशेषताएं, मान्यताएं और सीमाएं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो इसको रटने से ज्यादा समझने पे ध्यान दीजिएगा। ओके, सो कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड ऑफ टीचिंग। शिक्षण की क्रमादेशित अनुदेश पद्धति की अवधारणा और अर्थ। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड ऑफ टीचिंग is an autocratic and individualized strategy. It is based on psychological principles of operant conditioning. The responses of the learner are strictly controlled by the programmer. शिक्षण की क्रमादेशित निर्देश पद्धति एक निरंकुश और व्यक्तिगत रणनीति है। यह क्रियात्मक स्थिति के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। शिक्षार्थी की प्रतिक्रियाओं को प्रोग्रामर द्वारा सख्ती से नियंत्रित किया जाता है। Its main focus is to bring desirable change in the cognitive domain of the learner's behavior. इसका मुख्य ध्यान जो है वो शिक्षार्थी के व्यवहार में संज्ञानात्मक क्षेत्र में वांछनीय परिवर्तन लाना है। The structure of teaching method is that the selected content is analyzed and broken into smaller elements. Each element is independent and complete in itself. शिक्षण पद्धति की संरचना यह है कि चयनित सामग्री का विश्लेषण किया जाता है और उसे छोटे छोटे तत्वों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक तत्व अपने आप में स्वतंत्र एवं पूर्ण है। The programmer develops frames based on each element. Responses are also provided to the learner in the program on some different leaflets. The correct response of the learner is the new knowledge or new behavior. प्रोग्रामर प्रत्येक तत्व के आधार पर फ्रेम विकसित करता है। कार्यक्रम में शिक्षार्थी को कुछ अलग अलग पत्रकों पर प्रतिक्रियाएं भी प्रदान की जाती हैं। शिक्षार्थी की सही प्रतिक्रिया नया ज्ञान या नया व्यवहार है। Immediate confirmation of correct response provides reinforcement to the learner and he proceeds to the next frame. Wrong responses required feedback. सही प्रतिक्रिया की तत्काल पुष्टि से शिक्षार्थी को सुदृढ़ीकरण मिलता है और वह अगले फ्रेम में आगे बढ़ता है, जबकि गलत प्रतिक्रियाओं के लिए फीडबैक की आवश्यकता होती है। Physical presence of the teacher is not necessary. He may come to give instructions regarding the program. Students are left for learning
एट देयर ओन पेस। शिक्षक की भौतिक उपस्थिति आवश्यक नहीं है, वह कार्यक्रम के संबंध में निर्देश देने आ सकते हैं। छात्रों को अपनी गति से सीखने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। तो बेसिकली प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन यानी पीआई है क्या? इसमें एक डिजाइनर होता है जो कि इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम करता है क्वेश्चंस के फॉर्म में। मतलब जो भी आप ऑनलाइन टेस्ट देते हैं वो सब प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के अंडर आता है। मतलब उसमें क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं, आप आंसर्स पे क्लिक करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग सही है गलत है आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वीडियो के एंड तक आपके माइंड में एकदम अच्छी तरह से प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करिए। ओके, नाउ देखते हैं कि अब स्टेप्स क्या है प्रोग्रामिंग में। सबसे पहला स्टेप होता है टॉपिक सिलेक्शन, विषय चयन। द प्रोग्रामर शुड सिलेक्ट द मोस्ट फैमिलियर टॉपिक, अदरवाइज ही हैज टू टेक द हेल्प ऑफ अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट। तो क्रमादेशक को, यहाँ कार्यक्रम लिखा है, इसको सही कर लीजिए। क्रमादेशक को सबसे परिचित विषय का चयन करना चाहिए, अन्यथा उसे किसी विषय विशेषज्ञ की मदद लेनी होगी। मतलब कि सबसे पहला स्टेप तो होता है कि अगर आपको प्रोग्राम बनाना है तो उस प्रोग्राम को बनाने के लिए प्रोग्रामर को एक टॉपिक सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो वो टॉपिक ऐसा होना चाहिए जिसके बारे में प्रोग्रामर को खुद नॉलेज हो। अगर वो कोई ऐसा टॉपिक चुनता है जिसकी उसे नॉलेज नहीं है तो इस केस में क्या होगा कि उसको किसी और की हेल्प लेनी पड़ेगी, जो कि काफी ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो एज अ प्रोग्रामर कोशिश करिए कि आप ऐसा ही टॉपिक चूज करें जिसके बारे में आपको नॉलेज हो। सेकेंड स्टेप इज कंटेंट आउटलाइन यानी सामग्री रूपरेखा। आफ्टर टॉपिक सिलेक्शन इट्स आउटलाइन मे बी प्रिपेयर्ड विच कवर ऑल द मटेरियल वन प्लान टू टीच। फॉर दिस प्रोग्राम वन हैज टू रेफर टू एग्जामिन रेलेवेंट बुक्स एंड मटेरियल्स। तो विषय के चयन के बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे विषय से मतलब है टॉपिक, ना कि सब्जेक्ट। तो विषय के चयन के बाद इसकी रूपरेखा तैयार की जाती है जिसमें कि पढ़ाने की योजना वाली सारी सामग्रियां शामिल हो। इस कार्यक्रम के लिए किसी भी प्रासंगिक पुस्तकों और सामग्रियों का अध्ययन करना होगा। बेसिकली ये स्टेप है कलेक्शन का, ठीक है। जितनी भी नॉलेज हो सके कहीं बुक से या किसी और सोर्स से आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में नॉलेज इकट्ठा करिए ताकि आप अपना प्रोग्राम जो है वो सेट कर सकें। थर्ड स्टेप इज इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, निर्देशात्मक उद्देश्य। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स must be formulated which involve both task description and task analysis. The former is the description of terminal behaviors which the learner is expected to achieve, and the latter is the series of component behaviors that he is required to acquire in the process of achieving terminal behavior. तीसरे चरण में निर्देशात्मक उद्देश्य अवश्य तैयार किए जाने चाहिए जिनमें कार्य विवरण और कार्य विश्लेषण दोनों शामिल हो। पहला टर्मिनल व्यवहारों का वर्णन है जिसे सीखने वाले से हासिल करने की उम्मीद की जाती है, और दूसरा घटक व्यवहारों की श्रृंखला है जिसे उसे टर्मिनल व्यवहार प्राप्त करने की प्रक्रिया में हासिल करना आवश्यक है। बेसिकली अब आपको इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव यानी कि आप ये जो प्रोग्राम बना रहे हैं इसका क्या ऑब्जेक्टिव है वो डिसाइड करना है। आप बच्चों की किस तरह की नॉलेज को टेस्ट करना चाह रहे हैं। एक तो नॉलेज होगी जो होगा टर्मिनल नॉलेज, यानी लास्ट में जब बच्चा पूरा टेस्ट दे लेगा तो उसको किस तरह की नॉलेज गेन होगी, और दूसरा तो होता है कि वो नॉलेज या वो बिहेवियरल चेंज जो उस टेस्ट को कंप्लीट करने के दौरान, जो ये पूरी प्रक्रिया है उस दौरान वो बच्चा धीरे धीरे करके एक एक चीजें सीखते जा रहा है। तो आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने हैं कि अगर बच्चे ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया तो इससे उसको इस चीज की नॉलेज मिली, बच्चे ने ये किया तो इससे ये नॉलेज मिली, और ऐसे करते करते जो आपका अल्टीमेट एम है वहां तक बच्चे को ले जाना है। फोर्थ स्टेप इज एंट्री स्किल यानी प्रवेश कौशल। द लर्नर शुड हैव सम प्री रिक्विजिट एबिलिटी एंड स्किल टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली द न्यू प्रोग्राम। This background experience is called the entry skill, and a suitable program cannot be prepared without proper assessment of the entry skill. अच्छा, एक चीज प्रोग्रामर से यहाँ मतलब है जो इस प्रोग्राम को सेट कर रहा है, जो बना रहा है, और लर्नर से मतलब है स्टूडेंट्स या वो लोग जो इस एग्जाम को देंगे या इस प्रोग्राम को अटेम्प्ट करेंगे। नए कार्यक्रम को ठीक से समझने के लिए शिक्षार्थी के पास कुछ पूर्व अपेक्षित क्षमता और कौशल होना चाहिए। इस पृष्ठभूमि अनुभव को प्रवेश कौशल कहा जाता है। प्रवेश कौशल के उचित मूल्यांकन के बिना एक उपयुक्त कार्यक्रम तैयार नहीं किया जा सकता। तो एंट्री स्किल का ये मतलब होता है कि मान लीजिए अगर आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं क्लास 3 के बच्चे के लिए, तो आप उससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट क्लास 2 तक की नॉलेज तो उसके पास होगी ही,
तो जो भी लर्नर आपके डिजाइन प्रोग्राम को अटेम्प्ट करने जा रहा है, उसके पास ये जो बेसिक प्रीवियस नॉलेज है, इसी को हम कहते हैं एंट्री स्किल। तो एंट्री स्किल की भी जांच होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी आप स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस ऐसे रखेंगे जिससे उसकी प्रीवियस नॉलेज पता चल सके। फिफ्थ स्टेप है प्रेजेंटेशन ऑफ द मटेरियल, यानी सामग्री की प्रस्तुति। सुटेबल फॉर्मेट इज टू बी डिसाइडेड फॉर प्रेजेंटिंग द मटेरियल फ्रॉम द एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। Then the programmed material should be presented in a sequence of frames arranged as steps towards terminal behavior. शैक्षिक दृष्टि से सामग्री प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त प्रारूप का निर्धारण किया जाना चाहिए। फिर प्रोग्रामर की कई सामग्री को टर्मिनल व्यवहार की दिशा में कदम के रूप में व्यवस्थित फ्रेमों के अनुक्रम में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सरल भाषा में कहें तो 5वें चरण में ये तय किया जाता है कि जो आप क्वेश्चंस प्रेजेंट करने वाले हैं उसको किस फॉर्मेट में प्रेजेंट करेंगे। यानी आप प्रोग्रामिंग में अपने क्वेश्चंस एमसीक्यूज के फॉर्म में देना चाह रहे हैं या आप वन वर्ड में देना चाह रहे हैं, किस तरह से देना चाह रहे हैं। फ्रेम का मतलब है एक सेक्शन। तो जब बच्चा टेस्ट दे रहा है तो उस वक्त स्क्रीन पे एक वक्त पे कितने क्वेश्चंस दिखेंगे, जो उसका व्यू होगा कैसा दिखेगा आपका फॉर्मेट, वही चीज हम 5वें चरण में डिसाइड करते हैं कि हमने जो भी मटेरियल रेडी किया है उसको कैसे फॉर्मेट में हम प्रेजेंट करेंगे। सिक्स्थ है स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, छात्र भागीदारी। ऑन एनालिसिस ऑफ द टर्मिनल बिहेवियर वन विल फाइंड द क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज ऑफ द स्टूडेंट्स। टर्मिनल बिहेवियर का मतलब है कि टेस्ट के अंत में बच्चे के अंदर किस तरह का व्यवहार विकसित होगा। तो टर्मिनल व्यवहार का विश्लेषण करने पर छात्रों की आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएं मिलेंगी। यानी ये स्टेप आता है जब फाइनली बच्चे उस टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे, उनके क्या रिस्पॉन्सेज रहते हैं वो सारे आप रिकॉर्ड करेंगे। और 7th स्टेप है टर्मिनल बिहेवियर टेस्ट, यानी टर्मिनल व्यवहार का परीक्षण। द इफेक्ट ऑफ प्रोग्राम कैन बी एज सर्टेन्ड बाय एडमिनिस्टरिंग द टर्मिनल बिहेवियर टेस्ट. It is also known as performance assessment. This provides feedback to the program and shows the effectiveness of the instructional materials. टर्मिनल व्यवहार परीक्षण का संचालन करके कार्यक्रम के प्रभाव का पता लगाया जा सकता है। यानी जब बच्चे के रिस्पांस को आप एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका टेस्ट कितना इफेक्टिव था। इसे प्रदर्शन मूल्यांकन के रूप में भी जाना जाता है। यह कार्यक्रम को फीडबैक प्रदान करता है और शिक्षण सामग्री की प्रभावशीलता को दर्शाता है। और लास्ट स्टेप है रिवीजन, यानी संशोधन। लास्टली द प्रोग्राम में बी रिवाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक. The instructional materials may be edited and modified according to the needs and requirements of the target audience. अंततः फीडबैक के आधार पर कार्यक्रम को संशोधित किया जा सकता है। शिक्षण सामग्री को जो लक्षित दर्शक हैं, यानी जिनके लिए आप ये प्रोग्राम बना रहे हैं, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार संपादित और संशोधित किया जा सकता है। अगर बच्चों का जो रिस्पांस है टर्मिनल बिहेवियर का, उसको एनालाइज करने के बाद आपको लग रहा है कि हाँ इसमें ये कमी आई या बच्चों को आंसर देने में दिक्कत आ रही थी, आंसर सेव करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसके बेसिस पे आप इसमें चेंजेस भी ला सकते हैं। तो यही है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, सिंपली अपने इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम करना। ठीक है, इसी को कहते हैं प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। क्रमादेशित अनुदेश के क्या लाभ हैं? द मेन एम्फेसिस इज ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट। मुख्य जोर व्यक्तिगत अंतर और छात्रों की भागीदारी पर दिया जाता है। देयर इज नॉट फिक्स्ड टाइम इंटरवल फॉर लर्निंग, स्टूडेंट्स मे लर्न एट देयर ओन पेस। सबसे बड़ी चीज कि इसके लिए सीखने की कोई निश्चित अवधि नहीं होती है कि हर बच्चे को 2 ही मिनट में करना है, 3 ही मिनट में करना है, मतलब एक टाइम ड्यूरेशन सेट नहीं होता। तो छात्र अपनी गति के अनुसार सीख सकता है या इस टेस्ट को दे सकता है। लर्निंग बाय डूइंग मैक्सिम ऑफ टीचिंग इज फॉलोड टू इन्वॉल्व लर्नर्स इन द लर्निंग प्रोसेस। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को शामिल करने के लिए शिक्षण की उक्ति का अनुसरण किया जाता है। यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने पे जोर दिया जाता है। स्टूडेंट्स आर एक्सपोज्ड ओनली टू करेक्ट रिस्पॉन्सेज, देयरफॉर पॉसिबिलिटी टू कमिट एरर्स इज रिड्यूस्ड। विद्यार्थियों को केवल सही उत्तर ही उपलब्ध होते हैं, इसलिए त्रुटियों के होने की संभावना कम हो जाती है। ऑनलाइन टेस्ट अगर आपने दिए हो तो उसमें जो आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराए जाते हैं, मतलब आफ्टर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, तो सॉल्यूशंस में हमेशा सही आंसर ही लिखा रहता है ना। तो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के केस में गलत नॉलेज दिमाग में जाने की संभावना कम रहती है।
Immediate confirmation of the results provides reinforcement to the learners and encourages the learners to proceed further. परिणामों की तत्काल पुष्टि शिक्षार्थियों को सुदृढ़ीकरण प्रदान करती है और शिक्षार्थियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी करती है। तो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि टेस्ट के दौरान ही आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं। इससे क्या होता है, बच्चे को रीइंफोर्समेंट यानी कि सुदृढ़ीकरण का मौका मिलता है। वो अपनी गलतियों को सुधार सकता है कि अच्छा मैंने आंसर गलत दिया था, इसका आंसर ये होगा। अब वो अपने माइंड में उस नॉलेज को फीड कर लेगा और अगर उसका आंसर सही होता है तो उससे उसको मोटिवेशन मिलता है और वो आगे प्रोसीड करता रहता है। फीडबैक इज प्रोवाइडेड टू रॉन्ग आंसर्स सो दैट लर्नर इज एबल टू डेवलप मास्टरी ओवर द कंटेंट। गलत उत्तरों पर फीडबैक प्रदान किया जाता है ताकि शिक्षार्थी सामग्री पर महारत हासिल कर सके। अगर कोई आंसर गलत है तो उस पर फीडबैक भी रहता है, यानी ये आंसर गलत है, इसका सही आंसर ये रहेगा। तो जब गलती पता चलती है बच्चे को तो उसको सुधार के बच्चा उस पर्टिकुलर टॉपिक में महारत हासिल कर लेता है। अब हर चीज का लाभ है तो उसकी हानियां भी हैं। देख लेते हैं अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। क्रमादेशित अनुदेश के नुकसान। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डेवलप एन इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम। सबसे ज्यादा दिक्कत की बात तो यह है कि एक अनुदेशात्मक कार्यक्रम विकसित करना ही बहुत कठिन होता है। मतलब एज अ टीचर आपने कभी क्वेश्चन पेपर बनाया है तो हाथ से ही बनाने में कितना ज्यादा मेहनत लग जाता है, तो ये प्रोग्राम्ड वाले में तो और भी ज्यादा टफ होता है। ओनली कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड। केवल संज्ञानात्मक उद्देश्यों को ही प्राप्त किया जा सकता है। यानी इफ यू वांट कि आप प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन से बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट के साथ साथ फिजिकल डेवलपमेंट भी कर लें, क्रिएटिविटी भी इंक्रीज कर दें, तो ये सब पॉसिबल नहीं है इसमें पर्टिकुलर फोकस केवल मेंटल या कह लीजिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे होता है। Due to tight schedule of timetable, students cannot be left to learn at their own pace. It would be very difficult to learn the content, the subject matter in a limited period of time. समय सारणी की तंगी के कारण छात्रों को उनकी गति से सीखने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। अब आप कहेंगे मैम अभी तो आपने कहा था कि इसमें टाइम लिमिट कुछ नहीं होती है, बच्चा जब तक चाहे अपनी स्पीड पे सीख सकता है। तो हाँ बिल्कुल सीख सकता है, लेकिन अब सीखने का मतलब ये नहीं ना कि पूरा दिन भर लगा दे उसी में। तो कुछ तो टाइम इसका स्पेसिफाइड होता है ना। इवन कुछ ऐसे एग्जाम्स भी देते हैं आप ऑनलाइन जिसमें एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन रहता है टेस्ट का। तो इसलिए सीमित समय में विषय वस्तु को सीख पाना बहुत कठिन होता है। देयर इज नो चांस फॉर स्टूडेंट्स क्रिएटिविटी, देयर रिस्पॉन्सेज आर हाईली स्ट्रक्चर्ड। छात्रों की रचनात्मकता के लिए कोई मौका नहीं है, उनकी प्रतिक्रियाएं अत्यधिक संरचित हैं। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में क्या है कि मान लीजिए आपने क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, और उसके साथ आपने 4 ऑप्शंस दे दिए, आगरा, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई। तो इसमें अब 2 ही सिचुएशंस होंगी, या तो बच्चा सही आंसर देगा या तो गलत आंसर देगा। दोनों ही केसेस में उसकी क्रिएटिविटी का तो कोई लेना देना नहीं है ना, सिर्फ उसकी बेसिक नॉलेज पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम इज नॉट इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड टाइम। कार्यक्रम का विकास लागत और समय की दृष्टि से किफायती नहीं है। अब आप देखें तो जितने की प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को बनाने में मेहनत लग जा रही है उतने का तो उसका प्रॉफिट नहीं हो रहा कुछ भी। इन द एब्सेंस ऑफ द टीचर, स्टूडेंट्स में स्पॉइल द डिसिप्लिनरी टोन ऑफ द क्लास और दे विल बी हेल्पलेस व्हेन एनी प्रॉब्लम अराइजेस। तो जैसा कि मैंने बताया था प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में बच्चों को केवल प्रोग्राम बना के दे दिया जाता है, बच्चे उसे खुद सॉल्व करते हैं, टीचर की जरूरत नहीं होती इसमें। तो शिक्षक की अनुपस्थिति में छात्र कक्षा का अनुशासन माहौल जो है उसे बिगाड़ सकते हैं, और या फिर अगर कोई समस्या उन्हें आती है तो वो असहाय हो जाएंगे। इट कैनॉट बी अप्लाइड एट प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन और एट हायर एजुकेशन। इसे प्राथमिक स्तर की शिक्षा या उच्च स्तर की शिक्षा में लागू नहीं किया जा सकता, ये केवल माध्यमिक वालों के लिए है। ओके, सो नाउ देयर आर सम सजेशंस फॉर दिस टीचिंग स्ट्रैटेजी। इस शिक्षण रणनीति के लिए कुछ सुझाव। अ प्रोग्रामर शुड हैव थॉरो नॉलेज ऑफ द कंटेंट एंड टेक्निक ऑफ द कंटेंट एनालिसिस। एक प्रोग्रामर को सामग्री और सामग्री विश्लेषण की तकनीक का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। दिस स्ट्रैटेजी शुड बी यूज्ड एज अ सप्लीमेंट्री डिवाइस फॉर रेमेडियल टीचिंग इन द क्लासरूम। इस रणनीति का उपयोग कक्ष में उपचारात्मक शिक्षण के लिए एक पूरक उपकरण के रूप में किया जाना चाहिए। इट शुड बी यूज्ड इन डिस्टेंस एजुकेशन और कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम्स वेयर नो रिजिड टाइम टेबल इज अप्लाइड। इसका उपयोग दूरस्थ शिक्षा या सतत शिक्षा कार्यक्रमों में किया जाना चाहिए जहां कोई कठोर समय सारणी लागू नहीं होती। If not at a primary level or higher level of education, this strategy may be useful at secondary level of education where many subjects are introduced in the curriculum and they create problems in learning.
प्राथमिक स्तर या उच्च स्तर पर ना सही, इस रणनीति का उपयोग माध्यमिक स्तर पर होना चाहिए, जहां पाठ्यक्रम में कई नए विषय शामिल हो जाते हैं और सीखने में वे समस्याएं पैदा करते हैं। इफ अप्लाइड इन क्लासरूम टीचिंग, टीचर शुड बी प्रेजेंट इन द क्लास. He can maintain discipline in the class and help in eradicating the difficulties of the learners. Personal touch of the teacher can be more fruitful and effective in students' learning. यदि कक्षा शिक्षण में लागू किया जाए तो शिक्षक को कक्षा में ही उपस्थित रहना चाहिए। वह कक्षा में अनुशासन बनाए रख सकता है और साथ ही शिक्षार्थियों को होने वाली कठिनाइयों में मदद कर सकता है। शिक्षक का व्यक्तिगत स्पर्श विद्यार्थी के सीखने में अधिक उपयोगी और प्रभावी होता है। टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, क्रमादेशित अनुदेश के प्रकार। इस शिक्षण रणनीति के 3 प्रकार हैं, लीनियर, ब्रांचिंग और मैथमेटिक्स, यानी कि रैखिक, शाखायिक और गणित। So first we have linear programming. The founder of this programming is B.F. Skinner. It is based on theory of operant conditioning. Hence it is known as Skinnerian programming. It tells that a certain direction can be given to human behavior. For this purpose, activities is needed to divide in small parts and make their analysis. इस प्रोग्रामिंग के संस्थापक B.F. स्किनर हैं। अगर आपको पता हो तो B.F. स्किनर ने ही ऑपरेंट कंडीशनिंग की भी थ्योरी दी है, ठीक है। यह ऑपरेंट कंडीशनिंग के सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए इसे स्किनरियन प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है। यह बताता है कि मानव व्यवहार को एक निश्चित दिशा दी जा सकती है। इस उद्देश्य के लिए गतिविधियों को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका विश्लेषण करने की आवश्यकता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सट्रिंसिक प्रोग्रामिंग बिकॉज द कंट्रोल इज इन द हैंड्स ऑफ द डिजाइनर ओनली एंड नॉट इन दैट ऑफ द लर्नर। इसे एक्सट्रिंसिक प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है क्योंकि इसका नियंत्रण केवल डिजाइनर के हाथ में होता है, सीखने वाले के हाथ में नहीं। एक्सट्रिंसिक का मतलब ही होता है बाहरी, ठीक है, कंट्रोल किसी बाहरी के हाथ में है। इट इज बीइंग यूज्ड फॉर टीचिंग ऑल सब्जेक्ट्स। इट इज द मोस्ट बेसिक फॉर्मेट ऑफ पीआई यानी प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। द इंस्ट्रक्शंस टू बी डिलीवर्ड आर सीक्वेंस्ड इनटू मीनिंगफुल स्मॉल स्टेप्स कॉल्ड फ्रेम्स. Frames are arranged in sequence. One frame at a time is presented to the learner. She is required to respond actively. Immediate confirmation of the correctness of the responses is done. इसका उपयोग सभी विषयों को पढ़ाने के लिए किया जा सकता है। यह पीआई का सबसे बुनियादी प्रारूप है। दिए जाने वाले निर्देशों को सार्थक छोटे छोटे चरणों में अनुक्रमित किया जाता है, जिन्हें फ्रेम कहा जाता है, यानी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है सारे इंस्ट्रक्शंस को, उसे हम फ्रेम्स कहते हैं। फिर उन फ्रेम्स को क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाता है, यानी एक सीक्वेंस में। एक समय में एक ही फ्रेम शिक्षार्थी को प्रस्तुत किया जाता है, यानी एक टाइम पे एक ही क्वेश्चन। उसे सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता होती है, यानी स्टूडेंट उसका आंसर देता है। फिर प्रतिक्रियाओं की सत्यता की तत्काल पुष्टि भी की जाती है। तुरंत ही सॉल्यूशन भी दिखा दिया जाता है कि आंसर सही है या गलत है। द करेक्ट आंसर्स reinforces and motivates the learner to step to next frame. The learner acquires desired learning experiences and modifies the behavior. It is based on 5 fundamental principles. सही उत्तर शिक्षार्थी को अगले फ्रेम की तरफ ले जाता है, उसे सुदृढ़ और प्रेरित भी करता है। शिक्षार्थी वांछित सीखने के अनुभव प्राप्त करता है और व्यवहार को संशोधित करता है। ये 5 मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है। पहला है प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स, यानी लीनियर में हमेशा छोटे कदमों का सिद्धांत फॉलो किया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्डिंग, सक्रिय प्रतिक्रिया का सिद्धांत, यानी रिस्पॉन्स जो है वो तुरंत होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट कंफर्मेशन, तत्काल पुष्टि का सिद्धांत, यानी जो आंसर का कंफर्मेशन है सही या गलत वो भी तुरंत होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेस, आत्मगति का सिद्धांत, बच्चा अपनी स्पीड के अनुसार क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। प्रिंसिपल ऑफ स्टूडेंट टेस्टिंग, विद्यार्थी प्रशिक्षण का सिद्धांत, यानी इसमें बेसिक टेस्टिंग स्टूडेंट की होनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, इट हैज लीनियर अरेंजमेंट दैट इज सिंगल स्ट्रेट पाथ। इसमें रैखिक व्यवस्था अर्थात एकल सीधा पथ है, यानी बिल्कुल एक लाइन से एक एक क्वेश्चन आते जाएंगे, आपको आंसर देते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। लर्निंग मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम्स, शिक्षण सामग्री फ्रेम के रूप में होती है। जैसे कि मैंने बताया, छोटे छोटे उसको सेक्शंस में डिवाइड कर देना है, उसी को फ्रेम्स कहते हैं। फ्रेम्स आर सीक्वेंशियल, हेंस एरर इज अवॉइडेड। ये सारे फ्रेम अनुक्रमित होते हैं, इसलिए इसमें त्रुटि की कोई गुंजाइश नहीं होती। लर्नर हैज टू रिस्पॉन्ड एक्टिवली टू ईच फ्रेम इन ऑर्डर टू स्टेप फॉरवर्ड। शिक्षार्थी को आगे बढ़ने के लिए प्रत्येक फ्रेम पर सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया देनी होगी। लर्नर गेट्स इमीडिएट फीडबैक, शिक्षार्थी को तुरंत प्रतिक्रिया भी मिल जाती है।
सेल्फ पेसिंग और स्पीडिंग ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्ति की स्वयं की गति और तेज गति। एम्फेसिस इज ऑन सेल्फ लर्निंग एंड सेल्फ इवेल्युएशन, आत्म शिक्षा और आत्म मूल्यांकन पर जोर दिया गया है। इट कैन बी टॉट इंडिपेंडेंटली एंड कैन बी मेजर्ड इंडिपेंडेंटली, इसे स्वतंत्र रूप से सिखाया जा सकता है और साथ ही स्वतंत्र रूप से मापा भी जा सकता है। लिमिटेशंस, ड्रॉबैक्स और डिमेरिट्स, इन तीनों का मतलब एक ही होता है, यानी कि सीमाएं। तो अब इसकी सीमाएं जानते हैं। नो फ्रीडम फॉर स्टूडेंट टू रिस्पॉन्ड सब्जेक्टिवली, छात्र को व्यक्तिपरक प्रतिक्रिया देने की कोई स्वतंत्रता नहीं होती, यानी वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसमें एक्सप्रेस नहीं कर सकता। लर्नर कांट स्किप एनी स्टेप, शिक्षार्थी कोई भी कदम छोड़ नहीं सकता, यानी अगर उसे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसे स्किप नहीं कर सकता, उसे उस क्वेश्चन का आंसर देना ही पड़ेगा, चाहे गलत या सही। बेस्ड ऑन लर्निंग थ्योरीज विच वर फॉर्मुलेटेड बाय एक्सपीरियंस कंडक्टेड ऑन एनिमल्स, ये जो सिद्धांत है इसे जानवरों पर किए गए जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके बेसिस पे बनाया गया है। अ ह्यूमन बीइंग इज मोर इंटेलिजेंट देन एनिमल्स, ही हैज गॉट एन इंटेलिजेंट ब्रेन, जबकि इंसान जानवरों से अधिक बुद्धिमान होता है और उसके पास एक बुद्धिमान दिमाग भी होता है। इफ वन स्टेप इज रॉन्ग, द लर्नर कांट गो टू द नेक्स्ट स्टेप अंटिल रिस्पॉन्सेस करेक्टली, हेंस गेट्स बोर्ड। यदि एक कदम गलत है तो शिक्षार्थी तब तक अगले कदम पर नहीं जा सकता जब तक उसका सही उत्तर ना दे दे, जिस वजह से कई बार वह उब जाता है। एवरी लर्नर हैज टू फॉलो द सेम पाथ, देयरफॉर स्टूडेंट में चीट फ्रॉम वन अनदर। प्रत्येक शिक्षार्थी को एक ही मार्ग पर चलना होता है, यानी सबके लिए क्वेश्चन सेम होते हैं, इसलिए छात्र एक दूसरे से चीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे धोखा खा सकते हैं लिखा है, इसको कर लीजिएगा, नकल कर सकते हैं। रॉन्ग रिस्पॉन्सेस आर अवॉइडेड इन द प्रोग्राम, नो रेमेडी इज प्रोवाइडेड फॉर देम। प्रोग्राम में अगर कोई बच्चा गलत आंसर दे देता है तो उसको सुधारने के लिए कोई उपाय उपलब्ध नहीं कराया गया है। ब्रांच्ड प्रोग्रामिंग यानी शाखित प्रोग्रामिंग। द फाउंडर ऑफ ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग इज नॉर्मन ए क्रोडर। इट इज बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन थ्योरी ऑफ लर्निंग। इट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच एंड स्टिमुलस सेंटर्ड अप्रोच ऑफ लर्निंग। ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग के संस्थापक नॉर्मन ए क्राउडर हैं। यह सीखने के विन्यास सिद्धांत पर आधारित है। यह सीखने का एक समस्या समाधान दृष्टिकोण और प्रोत्साहन केंद्रित दृष्टिकोण है। फ्रेम साइज इज लार्ज, देयर मे बी अ पैरा और पेज इन द फ्रेम। लीनियर के कंपैरिजन में ब्रांचिंग के फ्रेम का आकार बड़ा होता है और फ्रेम में कई सारे पैरा या पेजेस भी हो सकते हैं। लीनियर में एक छोटा सा क्वेश्चन बस रहता था एक फ्रेम में। फ्रेम स्ट्रक्चर इज एक्सपोजिशन, डायग्नोसिस, रेमेडिएशन टाइप्स। There are two types of frames, home page for teaching and diagnosis and wrong page for remediation. फ्रेम संरचना प्रदर्शनी, निदान और उपचार के प्रकार की है। फ्रेम दो प्रकार के हैं, होम पेज जिसमें शिक्षण और निदान के लिए है और गलत पेज जिसमें उपचार के लिए है। अगर बच्चे ने आंसर गलत कर दिया तो वो रॉन्ग पेज में जाकर उस कंसेप्ट के बारे में सीख सकता है। लीनियर में एक सीधा पाथ ही फॉलो होता था, जबकि ब्रांचिंग में जो फ्रेम है वो दो पेजेस में डिवाइडेड है। एक तो जो नॉर्मल क्वेश्चन आंसर वाला है वो पेज, और दूसरा है रेमेडियल पेज जिसमें बच्चा अपनी गलतियों को सुधार सकता है। लर्नर लर्न्स बेटर व्हेन कंटेंट्स आर प्रोवाइडेड एज होल rather than steps. The instructional material is divided into units called frames. Options given for each frames. The learner answers by discriminating in options and choosing the correct answer. जब सामग्री को चरणों के बजाय समग्र रूप में प्रदान किया जाता है तो शिक्षार्थी बेहतर तरह से सीख पाता है, यानी उसे स्टेप्स में कंटेंट देने की जगह एज अ होल दिया जाए। शिक्षण सामग्री को फ्रेम नामक इकाइयों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक फ्रेम के लिए दिए गए विकल्प होते हैं और शिक्षार्थी को विकल्पों में से ही भेद करके सही उत्तर को चुनना होता है। इफ द आंसर इज करेक्ट, द लर्नर इज फॉरवर्डेड टू द नेक्स्ट फ्रेम, while wrong answer forwards the learner to various branches of remedial frames, where the concept is re-explained. And after clearing the lack, the learner is sent back to the previous frame. Now she is sent forward after answering correctly. It is based on 3 basic principles. अब ब्रांचिंग की प्रक्रिया को समझिए। यदि उत्तर सही है तो शिक्षार्थी को अगले फ्रेम में भेज दिया जाएगा, जैसा लीनियर में होता था। जबकि गलत उत्तर देने पे शिक्षार्थी को उपचारात्मक फ्रेम में उसकी विभिन्न शाखाओं में भेज दिया जाएगा, जहां अवधारणा को फिर से समझाया जाएगा और कमी को दूर करने के बाद शिक्षार्थी को पिछले फ्रेम में वापस भेज दिया जाएगा। अब सही उत्तर देने पर उसे आगे भेजा जाएगा। ब्रांचिंग 3 सिद्धांतों पर आधारित है।
प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजिशन यानी प्रदर्शनी का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोसिस निदान का सिद्धांत और प्रिंसिपल ऑफ रेमेडिएशन यानी निवारण का सिद्धांत। एक्सपोजिशन में है बच्चे को सॉल्व करने दिया जाएगा क्वेश्चन, डायग्नोसिस में है कि अगर बच्चे को आंसर नहीं आ रहा तो उसमें क्या प्रॉब्लम है उसको पता लगाया जाएगा, और रेमेडिएशन में है कि उस कमी को सुधारा जाएगा यानी बच्चे को उस कंसेप्ट के बारे में समझाया जाएगा। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग, responses are not rigidly structured and are selected by learner and not by the programmer. Hence, it is also called intrinsic programming. प्रतिक्रियाएं कठोर रूप से संरचित नहीं हैं और प्रतिक्रियाओं को शिक्षार्थी द्वारा चुना जाता है, प्रोग्रामर द्वारा नहीं, इसलिए इसे आंतरिक प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है। लीनियर को हम लोग एक्सट्रिंसिक इसलिए कहते थे क्योंकि कंट्रोल प्रोग्रामर के हाथ में होता था। ये इंट्रिंसिक है क्योंकि कंट्रोल इसमें डायरेक्टली लर्नर के हाथ में है। Confirmation of correct responses provides reinforcement. Wrong responses also help in diagnosis of weaknesses of the learner. Remedy is provided on the basis of diagnosed weaknesses of the learner. सही प्रतिक्रिया होने पर सुदृढ़ीकरण होता है और गलत उत्तर देने पर भी शिक्षार्थी की कमजोरियों का पता लग जाता है, साथ ही उसका निदान भी होता है। शिक्षार्थी की निदान की गई कमजोरियों के आधार पर उपचार प्रदान किया जाता है। The purpose of branching programming is to draw out weak points of learner and provide remedy for recovering those weaknesses. Wrong responses do not hinder learning. ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग का उद्देश्य शिक्षार्थी के कमजोर बिंदुओं को बाहर निकालना है, उन कमजोरियों को ठीक करने के लिए उपाय प्रदान करना है। गलत प्रतिक्रिया कभी भी सीखने में बाधा नहीं बनती। अब देखते हैं assumptions behind this programming. इस प्रोग्रामिंग के पीछे क्या धारणाएं हैं। पहला है स्टूडेंट लर्न्स बेटर इफ ही इज एक्सपोज टू होल सिचुएशन और कंटेंट। यदि विद्यार्थी को पूरी स्थिति या विषय वस्तु से अवगत कराया जाए तो वह बेहतर सीखता है। स्टूडेंट एरर्स हेल्प इन डायग्नोसिस, विद्यार्थी की त्रुटियां निदान में मदद करती हैं। स्टूडेंट लर्न्स बेटर इफ रेमेडिएशन इज प्रोवाइडेड साइड बाय साइड, यदि साथ साथ में उपचार भी प्रदान किया जाए तो छात्र बेहतर सीखता है। स्टूडेंट लर्न्स बेटर इन डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट, छात्र लोकतांत्रिक माहौल में बेहतर सीखता है। लिमिटेशंस ऑफ ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग, इट एनकरेजेस गेस वर्क इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग एज इट इज इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्म। यह समझने के बजाय अनुमान लगाने को प्रोत्साहित करता है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में होते हैं। इट इज डिफिकल्ट फॉर डिजाइनर टू सेट MCQs फॉर टू मेनी टॉपिक्स, डिजाइनर के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि कई सारे टॉपिक्स के लिए इतने सारे MCQs बनाना। इट रिक्वायर्स टू मैनी ब्रांचिंग, हेंस इट इज फीजिबल। इसमें बहुत अधिक शाखाओं की आवश्यकता होती है, इसलिए यह संभव भी नहीं है कि ज्यादा क्वेश्चंस इसमें बनाए जाएं। इट इज कॉस्टली एंड रिक्वायर्स मोर नॉलेजेबल पर्सन टू डिजाइन इट। ये महंगा है और साथ में इसे डिजाइन करने के लिए एक अधिक जानकार व्यक्ति की भी आवश्यकता होती है, हर कोई इसे नहीं डिजाइन कर सकता। देयर इज नो सीक्वेंस ऑफ पेजेस, स्टूडेंट फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू फॉलो द स्टेप्स। ही डज नॉट फाइंड इट एक्साइटिंग और मोटिवेटिंग, therefore he does not want to go through these pages. पृष्ठों का कोई क्रम नहीं होता है, विद्यार्थी को चरणों का पालन करने में कठिनाई होती है, उसे यह रोमांचक या प्रेरक नहीं लगता, इसलिए वह इन पन्नों को पढ़ना नहीं चाहता। More emphasis on remediation rather than teaching, hence it is only a tutorial approach. सिखाने के बजाय निवारण पर अधिक जोर है, इसलिए यह केवल ट्यूटोरियल दृष्टिकोण है। चलिए डायग्राम से समझते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग में देखिए, इसमें सिंपली एक सीक्वेंस वाइज मतलब एक लाइन में स्ट्रेट पाथ फॉलो करते हुए सारे फ्रेम्स हैं। जबकि ब्रांचिंग में क्या है, मान लीजिए आपने क्वेश्चन 1 सॉल्व किया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, लेकिन 4th वाले में आप कहीं अटक गए, तो अब आपको गलत आंसर देने पे क्या होगा, एक रेमेडियल ब्रांच यानी ये जो टेस्ट लिखा है ना, इस रेमेडियल ब्रांच में भेज दिया जाएगा। वहां आप जाकर अपने कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और फिर से आपको पहले वाले में भेज दिया जाएगा। अब आप दोबारा से उस क्वेश्चन का आंसर देंगे और इस बार आप सही आंसर देंगे तो आगे जाएंगे, नहीं तो यही प्रोसेस बार बार रिपीट होगा। डायग्राम को अच्छे से याद कर लीजिए, और डायग्राम बनाने पे ना प्लस पॉइंट्स मिल जाते हैं। चलिए एक बार जल्दी से लीनियर और ब्रांचिंग में डिफरेंसेस देख लेते हैं। पहला है लीनियर प्रोग्रामिंग, दूसरा है ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग। BF स्किनर गिव्स इन 1954, BF स्किनर ने 1954 में बनाया था इसको। नॉर्मन ए क्राउडर डेवलप्ड दिस प्रोग्राम इन 1954 और 1954 में ही नॉर्मन ए क्राउडर ने ब्रांचिंग को बनाया था। इट इज बेस्ड ऑन ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी। इट इज अ रिस्पॉन्सेस सेंटर्ड अप्रोच ऑफ लर्निंग।
B.F. स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया था। उसी सिद्धांत पे लीनियर प्रोग्रामिंग बेस्ड है और इसमें ज़्यादा ध्यान प्रतिक्रिया पे दिया जाता है। ब्रांचिंग, इट इज़ बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन थ्योरी ऑफ लर्निंग। इट इज़ स्टिमुलस सेंटर्ड अप्रोच ऑफ लर्निंग। इसमें ध्यान उद्दीपक पर दिया जाता है प्रतिक्रिया से ज़्यादा। इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम साइकोलॉजिकल लैब एक्सपेरिमेंट ऑन पिजन्स। लीनियर प्रोग्रामिंग की उत्पत्ति कबूतरों पे जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उससे हुई है। It is originated from semi-industrial situation with emphasis on efficient instruction to improve job performance, or it has originated from human training techniques. Branching programming को basically humans पे ही experiment करके बनाया गया था। Linear में the size of frame is small, branching में the size of frame is large. तो linear में हमने पढ़ा था ना कि simple questions होते हैं MCQ फॉर्म में, जबकि branching में क्या होता है, पैराग्राफ्स भी होते हैं कई बार। The frame structure has three aspects: stimulus, response and reinforcement. The frame structure has three aspects as exposition, diagnosis and remediation. दोनों के तीन तीन एस्पेक्ट्स हैं, तो आप डिफरेंस याद रखिएगा कौन सा लीनियर वाला है, कौन सा ब्रांचिंग वाला है। It has four types of frame: introductory, teaching, practice and testing frames. It has two types of frames: home page, wrong page. लीनियर में 4 तरह के पृष्ठ हैं और ब्रांचिंग में 2 तरह के पृष्ठ हैं। This strategy is based on the theory of reinforcement. The correct responses is confirmed and approved to provide the reinforcement. तो आप चाहें तो इस टेबल को एज इट इज रट सकते हैं। अब आते हैं मैथमेटिक प्रोग्रामिंग यानी गणित प्रोग्रामिंग पे। द फाउंडर ऑफ मैथमेटिक्स इज थॉमस एफ गिलबर्ट। Mathematics is defined as a systematic application of reinforcement theory to the analysis and construction of complex repertoires which represent the mastery in subject matter. गणित प्रोग्रामिंग के संस्थापक है थॉमस एफ गिलबर्ट। इनका कहना है कि गणित को जटिल प्रदर्शनों के विश्लेषण और निर्माण के लिए सुदृढ़ीकरण सिद्धांत के एक व्यवस्थित अनुप्रयोग के रूप में परिभाषित किया गया है, जो विषय वस्तु से महारत का प्रतिनिधित्व करता है। यानी मैथमेटिक प्रोग्रामिंग का मेन एम होता है बच्चे को किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में मास्टरी करा देना, मतलब उसमें एकदम परफेक्ट बना देना। इट इज बेस्ड ऑन कनेक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग। अच्छा, लीनियर जो था वो ऑपरेंट कंडीशनिंग पे बेस्ड था, ब्रांचिंग जो था वो कॉन्फ़िगरेशन थ्योरी पे बेस्ड था, और मैथमेटिक जो है वो कनेक्टिविस्ट थ्योरी पे बेस्ड है। ये डिफरेंस याद रखिएगा आप। इट इज़ अ रिवर्स चेनिंग अप्रोच। इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ चेनिंग, डिस्क्रिमिनेशन एंड जनरलाइजेशन। ब्रांचिंग जो है वह सीखने के संयोजकवादी सिद्धांत पर आधारित है। यह एक रिवर्स चेनिंग दृष्टिकोण है। यह श्रृंखला, भेदभाव और सामान्यीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। First step is the master level, while the last step is the simplest element. Mathematics programming is based on the following assumption. पहला चरण मास्टर स्तर है, जबकि अंतिम चरण सबसे सरल तत्व है। गणित प्रोग्रामिंग निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। Chaining of responses helps in learning to reach up to mastery level. प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला सीखने में निपुणता स्तर तक पहुंचने में मदद करती है। Reverse chaining of stimuli helps in learning, that is from whole to part, from complex to simple. उत्तेजनाओं की उल्टी श्रृंखला सीखने में मदद करती है। जैसे कि जनरल रूल क्या होता है, हमेशा हम बच्चे को सिंपल से कॉम्प्लेक्स चीजें सिखाते हैं, मतलब पहले उसे आसान चीजें बताएंगे फिर कॉम्प्लेक्स बताएंगे। मैथमेटिक में क्या है कि पहले हम कॉम्प्लेक्स बताते हैं, मास्टरी लेवल वाला, और फिर उसको सिंपल की तरफ ले जाते हैं, मतलब पूरे से हिस्से तक ले जाना और जटिल से सरल तक ले जाना। कंप्लीशन ऑफ टास्क प्रोवाइड्स मोटिवेशन टू स्टूडेंट्स। कार्य पूरा करने से विद्यार्थियों को प्रेरणा भी मिलती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैथमेटिक प्रोग्रामिंग, गणितीय प्रोग्रामिंग की विशेषताएं देखिए। फ्रेम साइज इज ऑर्गेनाइज्ड इन स्मॉल स्टेप बट इन अ रिवर्स चेन, दैट इज फ्रॉम कॉम्प्लेक्स कंटेंट टू इट्स स्मॉल सिंपल यूनिट्स टू अटेन मास्टरी लेवल। फ्रेम का आकार छोटे चरणों में व्यवस्थित किया जाता है, लेकिन एक विपरीत श्रृंखला में, यानी जटिल सामग्री से इसकी छोटी और सरल इकाइयों तक, ताकि बच्चे को महारत स्तर तक ले जाया जा सके। फ्रेम स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन डेमोन्स्ट्रेशन, प्रॉम्प्ट्स, रिलीज। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रेम्स: डेमोन्स्ट्रेशन फ्रेम्स, प्रेस्क्रिप्शन फ्रेम्स। मैथमेटिक की फ्रेम संरचना जो है वो प्रदर्शन, संकेत, रिलीज, इन पर आधारित है। फ्रेम 2 प्रकार के होते हैं: प्रदर्शन फ्रेम और प्रिस्क्रिप्शन फ्रेम। रिस्पॉन्सेज आर स्ट्रक्चर्ड एंड डिटरमाइंड बाय द प्रोग्रामर। Completion of task provides reinforcement. Wrong responses are ignored. Error helps in discrimination but not in learning. प्रतिक्रियाओं को प्रोग्रामर द्वारा संरचित तथा निर्धारित किया जाता है। कार्य संपन्न होने से सुदृढ़ीकरण मिलता है।
गलत प्रतिक्रियाओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है। त्रुटि भेदभाव में मदद करती है लेकिन सीखने में नहीं। इट्स मेन पर्पज इज टू डेवलप मास्टरी ऑफ द कंटेंट। मेन फोकस इज ऑन मैथमेटिक्स एंड ग्रामर। इसका मुख्य उद्देश्य सामग्री पर महारत हासिल करना है। मुख्य फोकस गणित और व्याकरण पर है। इट इज यूज्ड फॉर हायर क्लासेस एंड इज यूजफुल फॉर कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टास्क। इट कैन बी यूज्ड इन डिस्टेंस एजुकेशन। इसका उपयोग उच्च कक्षाओं में होता है और जटिल तथा कठिन कार्यों के लिए ये उपयोगी होता है। इसका उपयोग दूरस्थ शिक्षा के लिए भी किया जाता है। लिमिटेशंस ऑफ मैथमेटिक प्रोग्रामिंग। मेन एम्फेसिस इज ऑन मास्टरी ऑफ द कंटेंट rather than changes in behavior of the learner. मुख्य जोर शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन के बजाय सामग्री में महारत हासिल करने पर दिया जाता है। रेट्रोग्रेसिव चेनिंग ऑफ स्टिमुलाई इज नॉट इफेक्टिव फॉर टर्मिनल बिहेवियर। उत्तेजनाओं की प्रतिगामी श्रृंखला टर्मिनल व्यवहार के लिए प्रभावी नहीं है। यानी जो रिवर्स चेनिंग की जाती है, कॉम्प्लेक्स पहले बताएंगे, सिंपल बाद में, ये टर्मिनल बिहेवियर के लिए उतना इफेक्टिव नहीं होता। और लास्ट है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डेवलप रेट्रोग्रेसिव लर्निंग पैकेज। प्रतिगामी शिक्षण पैकेज विकसित करना भी बहुत मुश्किल होता है। यानी ये जो रिवर्स चेनिंग है, इसको बनाना भी बहुत कठिन है। सो दैट इज़ इट। यहाँ पे हमारा यूनिट 2 खत्म होता है। यूनिट 2 के सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। अब इस वीडियो को भी मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, तो आप चाहें तो सीक्वेंस वाइज सारे वीडियोस देख सकते हैं। और अब इसके बाद मैं यूनिट 3 के वीडियोस लाऊंगी, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, ये वाला जो था कंसेप्ट सारा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।